नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर्स। आज हम बात करेंगे बीजेपी के 3 साल बेमिसाल, यानी कि धामी सरकार के 3 साल वो भी बेमिसाल। बीजेपी ने 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश सरकार को जिम्मेदारियां जो सौंपी थी उसको बखूबी निभाया है। अब उसके बाद चुनाव हुआ जिसमें पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी का दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 को शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है। दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री 3 वर्षों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से, तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, जिस पर विपक्ष का सवाल है। चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले 3 वर्षों में धामी सरकार ने किन बड़े फैसलों का जिक्र किया, आइए नजर डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 कार्यकाल के 3 साल हो गए हैं। देहरादून में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सरकार के गठन से पहले हुए चुनाव में एक बड़ा मिथक टूटा, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही ये मिथक था कि कार्यकाल के बाद सरकार बदल जाती है। लेकिन साल 2022 में प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा भाजपा की सरकार पर भरोसा जताया और बीजेपी की सरकार ने जनता से किए वादों पर तेजी से काम किया है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूँ, विश्लेषक कहूँ या विद्वान कहूँ, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रैणी आपदा, सिलक्यारा टनल, केदार घाटी की आपदा, हरिद्वार में बाढ़ समेत तमाम आपदाएं देखी गई। इसके साथ ही फरवरी 2025 को माणा में हुए हिमस्खलन के चलते तमाम लोगों की जानें चली गई। लेकिन सरकार किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटी, बल्कि चुनौतियों से पार पाने के प्रयास किए गए। साथ ही लोगों के बीच में खड़े रहकर काम किया गया। मौजूदा समय में सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई। कभी रैनी की आपदा, कभी सिलक्यारा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा। उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलक्यारा टनल, पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। उत्तराखंड की बागडोर संभाल रहे युवा राज्य के युवा सीएम ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भू कानून के साथ ही साथ हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड, महिलाओं को 30% आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर कार्रवाई, अवैध मदरसों पर कार्रवाई और 48वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स का सफल आयोजन करते हुए कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए हैं। हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाएं, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें, और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो।
सीएम धामी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए तमाम पहल की गई। इसके तहत 30 से अधिक नीतियां बनाई गई। साथ ही तमाम नीतियों में संशोधन भी किया गया। अब तक 80,000 करोड़ रुपए के निवेश पर कार्य हो चुका है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पुराने समय से चले आ रहे तमाम कानूनों को निरस्त किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी और उनके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। देहरादून के बाद अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी ने वहां भी उन्होंने 3 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इधर देहरादून में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की खामियां गिनाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित वरिष्ठ नेताओं ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये वर्ष गंभीर निराशा, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़, हर वर्ग, युवा किसान, महिला व्यापारी, वृद्धजनों के साथ धोखे के हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रचार से जनता के असली सवालों, बातों को ढकने का काम किया गया। हर साल 3-4 गोस्ट विलेज पड़ जाते हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 6 दर्जन गांव गोस्ट होने की कगार पर है। विकेंद्रीकरण को इन्होंने गुड बाय कर दिया है। विकास के दिशा में जो विकेंद्रीकरण की प्रोसेस थी, जिसके तहत कांग्रेस ने हमेशा जिला योजनाओं को बड़ा महत्व दिया और हम जिला योजना का बजट हमेशा बढ़ाते रहे और आज जिला योजना का बजट घट रहा है और जिला योजनाएं ठीक से क्रियान्वित वो जो है भी उसमें इस तरीके के इफ एंड वर्ड्स लगा दिए गए हैं ताकि वो खर्च न हो पाए। पहले तो ये अच्छा लगा मुझे कि हमारी प्रेस को देखते हुए एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कर ली, लेकिन मैं बड़े ध्यान से सोच रहा था कि शायद वो थूक जिहाद, लव जिहाद इससे उठकर अलहदा कोई बात करेंगे। मुझे लगा शायद वो सर्वोदय की बात करेंगे कि जनता को लेकर उत्तराखंड के विकास के हम एक नज़ीर पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने जो उनका सबसे बड़ा एक इवेंट था, मैं तो इवेंट पार्टी कहता हूँ इसको, बीजेपी जो है इवेंट पार्टी, इवेंट्स करती रहती है ताकि पुरानी चीज भूल जाए। एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उसमें आपको पता है कई संवेदनशील मामले, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भंडारी, काफी उग्र माहौल था। तो एक इन्वेस्टमेंट मीट नाम का एक इवेंट उत्तराखंड में जो है लॉन्च किया गया ताकि वो सारी चीजें दब जाए और इवेंट। लेकिन आज की प्रेस पे जब आप 3 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट मीट का जिक्र पूरी प्रेस पे कहीं नहीं है। बीजेपी की सरकार में राज्यवासियों को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है और इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिसका जवाब राजनीति में देना मुश्किल है। क्या ये सच नहीं है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी प्रदेश के कई इलाके हैं जहां सड़क नहीं बन पाई? क्या ये सच नहीं है कि कुछ ऐसे हैं जो कि पेयजल संकट से गांव जूझ रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि पहाड़ के अस्पतालों और स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। धामी सरकार 2.2 कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 वर्ष में सरकार ने बहुत तमाम निर्णय लिए हैं, तमाम फैसले लिए हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम नीतियों को उजागर किया है, ऐसा धामी सरकार का कहना है। लेकिन आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है? विकास कार्य को लेकर कितना ज्यादा यहां पर विकास धरातल पर देखने को मिला है? अब इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका हमारे खास मेहमानों के साथ परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिषेक भंडारी जी जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। टीकम राठौर जी जो कि यूकेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विजेंद्र रावत राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमा सिसोदिया जी कांग्रेस माफ कीजिएगा, आप प्रवक्ता हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले विजेंद्र जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप बेहतर तरीके से राजनीति को समझ सकते हैं, तो आखिरकार धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के 3 साल का जो कार्यकाल था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी है जी, अभी देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहाड़ी प्रदेश है उसकी जमीनी नीतियां अब तक नहीं बनी है।
आपको मैं बता दूं कि एक अमेरिकन कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, जी। जिसको 2 साल पहले हायर किया गया था एडवाइजरी के लिए कि उत्तराखंड की जीडीपी दोगुनी करेंगे 5 साल के अंदर, और 22 में हुए थे, उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। और उन्होंने जितनी भी योजनाएं दी थी उनमें से 12 योजनाएं, दर्जन भर योजनाएं अभी भी फाइलों में गई है, कैबिनेट में आई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी प्रदेश है और आप बागवानी में अमेरिकन कंपनी मैकेंजी को हायर कर रहे हैं, 75 करोड़ रुपया 2 साल के दिए हैं। आप क्यों नहीं उन बागवानों को जो जमीन पे काम कर रहे हैं, पहाड़ों में शानदार काम कर रहे हैं, आप उनकी एडवाइजरी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि इस प्रदेश को यहाँ के प्रतिनिधि नहीं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी मैं देख रहा था कि मैकेंजी जो कंपनी है 2 साल का उसका करार पूरा हो गया है और 6 महीने का एक्सटेंशन उसको और मिल गया है। तो क्या जो जमीन पे काम करने वाले हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है जिनको अच्छा अनुभव है, वो क्या पहाड़ के विकास पे एडवाइजरी नहीं कर सकते, एडवाइस नहीं कर दे सकते? तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्य और पिछले 25 सालों से हुआ है। हर वर्ष अगर आप कहते हैं कि हर वर्ष पलायन बढ़ रहा है, पहाड़ों से पलायन बढ़ रहा है, नीचे जो हमारे तराई वाले यहाँ पलायन बढ़ रहा है। और अभी जो है, अभी ये 1 से 30 तारीख तो 9 दिन में जो है, 9 दिन के लिए आपने जो सरकार की नीतियां उसको गांव-गांव पहुंचाने का एक अभियान चलाया है। और इन्हीं 9 दिनों में उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड कर क्या रहे हैं, कौन इसका एडवाइस कर रहे हैं? तो मुझे लगता है जब तक आप यहाँ के जमीन के लोग, जो जमीन के सपूत हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, पहाड़ के अंदर हो चाहे मैदान के अंदर हो, उनको आप उनकी एडवाइजरी शामिल नहीं करोगे, तब तक आप कितने ही भाषण दीजिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देखिए पलायन बढ़ रहा है, किस लिए राज्य बना था? मुझे लगता है कि तमाम आंकड़ों में आप ये जिहाद है, लव जिहाद है, थूक जिहाद है, ठीक है, ये तो जो गलत करेगा उसके लिए तो ये तो एक पुलिसिया मामला है, इसको तो पुलिस ठीक कर सकते, कानून ठीक कर सकते हैं। आपको सरकार को क्या, कैसे प्लान रुके, पहाड़ का युवा कैसे गांव में रुके, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। उसके लिए आपने मैकेंजी कंपनी एडवाइस कर रही है, और क्या उसका एडवाइस है, उसको क्या मतलब पहाड़ का, उसको एबीसी ने, मैं उनके कार्यकर्ताओं को जानता हूं, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, उनको एबीसी नहीं पहाड़ का पता। जब तक आप पहाड़ की जमीनी हकीकत नहीं जानोगे, आप क्या प्लानिंग बनाओगे? ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन चलो, जैसे सरकार चल रही है वो अपने पक्ष में बोलेंगे, विरोधी फिर विरोध करेंगे, और जब वो सत्ता में आएंगे तो उन्होंने भी लगभग ऐसे ही काम किए जैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 3 साल का काम, बहुत उम्मीद थी हमें धामी जी से, लेकिन मुझे लगता है उस तरह की उम्मीदें हैं। अब आपने यूसीसी लाया, ये लेकिन उसके आम युवा पे क्या असर होगा, उसका पहाड़ पे क्या असर होगा, जहाँ के गांव भूता हो रहे हैं। पूरे हिमालयन बेल्ट जितना राज्य है, सबसे दुर्भाग्यशाली राज्य उत्तराखंड है, जहाँ लगातार पलायन हो रहा है, भूता गांव लगातार बन रहे हैं। जहाँ का पलायन आया, खुद ही पलायन कर गया थे, वो पौड़ी में था, ऑफिस देहरादून चला गया। तो मुझे लगता है हमें तो जो कमियां हैं उसको इंगित करना है, ये मुझे लगता है एक विशेषज्ञ का काम भी है। और जो पॉजिटिव बातें उसके लिए तो सरकार हमने चुनी है, उसके लिए अब 2 साल में इनका जो एमओयू साइन हुआ था उसमें कहा था कि हम जीडीपी दुगुनी कर देंगे। मैकेंजी का जो एमओयू साइन हुआ मैकेंजी ग्लोबल कंपनी का, ये था गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट। तो क्या इसमें जीडीपी दुगुनी हुई है? क्या इसमें बल्कि उल्टा ये हुआ है? पॉलिसी का ब्यूरो भी बहुत जाना जरूरी है। ठीक है विजेंद्र जी, उसमें हमारा प्रदेश तो कर्ज बढ़ रहा है। तो इन सब मुद्दों पे मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए, सरकार को भी इन पे काम करना चाहिए, कैसे जमीन की हकीकत बदले। ठीक है विजेंद्र जी, संजीव जी से आपके इस सवाल से जुड़ा सवाल ले लेते हैं। देखिए संजीव जी, देखने को मिल रहा है कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए मैकेंजी कंपनी हायर की गई थी, एमओयू साइन किया गया था, विकास की बात की गई थी। ऐसे तमाम विकास कार्यों को लेकर धामी सरकार कह रही है कि हमने इन 3 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है उत्तराखंड के विकास के लिए। तो आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? देखिए, विजन 2025 के अंतर्गत उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा सोच, मजबूत इरादे लेकर
जो लगातार डेवलपमेंट की दिशा में बहुत तेजी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में उनका कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे सफलता का एक अपना बखान स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि धरातल पर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिएगा, और उस डेवलपमेंट के लिए, उस विकास के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। देखिए, अभी 2022 का हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसमें जनता के सामने 2 विकल्प थे। आपको विकास चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी, नकारात्मक राजनीति चुननी है तो कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास उस समय बोलने के लिए कुछ था नहीं, न कोई विकास का रोड मैप था, न विकास का इनके पास कोई खाका था। इन्होंने 2022 का चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलाप के लड़ा। इन्होंने 2022 का चुनाव जुम्मे की छुट्टी के नाम पर लड़ा। जबकि भारतीय जनता पार्टी, हम लगातार जो हमने विकास 2017 से लेकर 2022 तक किया, हमने उसका बखान किया, हमने उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हमने आगामी विकास के जो हमारे एक रोड मैप था उसको हम जन जन तक लेकर गए। हमने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहली कैबिनेट बैठक में हम यूसीसी लेकर आएंगे। इस समानता का अधिकार, सबको एक समान न्याय का अधिकार, उसके लिए हमने यूसीसी लागू किया। हमने उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए एक सशक्त भू कानून, सशक्त उत्तराखंड के लिए सशक्त भू कानून हमने लागू किया। युवाओं के अंदर जो नकल माफियाओं ने एक बेचैनी भर दी थी कि हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन हमारी तमाम मेहनत नकल माफियाओं की भेंट चढ़ जानी है, उसके लिए हमारी सरकार ने कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिससे युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का एक भाव जागृत हुआ। और बड़ी एक मैं सोचता हूँ हमारी सरकार के लिए गर्व का विषय है कि जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है तब से कोई भी परीक्षा नकल की भेंट नहीं चढ़ी। और समृद्ध उत्तराखंड की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए देश का सर्वश्रेष्ठ और पहला एक ऐसा राज्य है जिनने 3 साल की अल्पावधि में 20,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया। लगातार हर क्षेत्र में आप मातृशक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण, आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, खिलाड़ियों के लिए 4% लेकिन का ये आरक्षण, सभी कार्यकाल और के जितने भी उपलब्धियां हैं इसको निराशाजनक कांग्रेस बता रही है, विपक्ष निराशाजनक बता रहा है। और कहा जा रहा है, आप ही कह रहे हैं कि रोड मैप नहीं है उनके पास, तो इसका जवाब ले लेंगे ना। यहीं पर बैठे हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता। एक मिनट मेरी बात 10 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि निराशाजनक, जो लोग स्वयं ही निराश हों, जिनके पास निराशा के अलावा कुछ हो ही ना, जो लगातार नकारात्मक राजनीति करते रहें, जो विकास को भी ब्लैंक बोलते रहें, जिनको हर और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, और जो लोग झूठ की एक लगातार चलती फिरती दुकान लेकर जनता के बीच जा रहे हो और जनता उनको लगातार नकार रही हो, और कांग्रेस पार्टी एक तरह से आइसोलेशन की स्थिति में पिछले मैं सोचता हूँ 8 साल के आसपास का यहाँ पे समय हो गया है 2017 से। तो 8 साल से लगातार इनके पास कुछ रोड मैप नहीं है। तो यही सवाल ले लेते ना, यही सवाल के साथ उनसे मैं जान लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखिए संजीव जी, मैं 5 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। देखिए, हम यदि विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें, विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा हुआ, और तमाम जितने निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए,
तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने दिल खोलकर स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकारने का काम ठीक है उत्तराखंड की संजीव जनता के ठीक है द्वारा संजीव किया जी, गया। आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेती हूं मैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, एक तरफ आप बताते हैं कि ये 3 साल निराशाजनक रहे, लेकिन बीजेपी एक तरफ आप पर यही इल्जाम लगा रही है कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं था, अब ऊपर से आप यहां पर तल्ख कर रहे हैं। अभिषेक जी। निशी जी धन्यवाद। ये भाजपा के आज इस 2022 के माननीय सीएम धामी जी के कार्यकाल का 3 साल लगभग पूरा हो गया। इससे पहले भी उनका एक कार्यकाल था जो शायद भाजपा के प्रवक्ता या कार्यकर्ता या भाजपा सरकार भूल चुकी है, क्योंकि जनता ने उनको किस प्रकार से हराया है। मैं आपको अभी बताऊं कि जब ये हल्द्वानी में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी रैली कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने बताया कि हम यूसीसी लाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जिस समय विधानसभा खटीमा से लड़ रहे थे, तो वहां की जनता ने इनको बुरी तरह से हराया। लेकिन जिद, इसके बाद जब जनता ने इनको यूसीसी या कई मुद्दों पे जो इन्होंने बोले हैं, क्या इनको ये लगता नहीं कि जनता ने मुझे हराया? मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं। जो इनका अपना सपना था, विजन था, उस पे जनता ने इनको हराया है। तो आज जनता के ऊपर उन कानूनों को थोप के क्या ये जनता का अपमान नहीं कर रहे? आज यूसीसी की बात, ये लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, ये सशक्त भू कानून। मैं, आप अपनी टर्न पे बोलिए संजीव जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं बोला, आपकी बातों को पॉइंट आउट कर रखा है, उस पर भी जवाब दूंगा आपको। पहले मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल पे बोलने दीजिए। 3 साल का जो कार्यकाल हुआ, सर्वप्रथम अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा में मुख्यमंत्री जी जैसे ही पहुंचे, तो सारे के सारे लोगों में जैसे भगदड़ मच गई। लोग जैसे कोई या तो सांड आ गया हो, या तो वहां पे मधुमक्खी के छत्ते में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी मीडिया पे तमाम तस्वीरें हैं। अगर मेरे पे आक्षेप है, आप चलाइए थोड़ी देर बाद। दूसरी बात और बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे थे, तो उनके बगल में 3-4 विधायक थे बैठे हुए, वो अपनी चर्चाओं का, अपनी गुणगान करते जा रहे थे, और बगल के विधायक खर्राटे मार मार के सो रहे थे। तो ये आपका किस तरह का आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये देख रहे हैं। अभी और उपलब्धियां बता रहा हूं आपको, इनकी व्यक्तिगत या इनके जो सरकार की उपलब्धियां। सरकार 70 विधायक हैं यहाँ पे, 70 विधायकों में से भाजपा के इस समय लगभग पहले तो 8 मंत्री थे, अब एक तो विकेट आउट हो गया। ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूं। प्रेमचंद अग्रवाल, सॉरी। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगी, यही तमाम सवालों के साथ आपसे जवाब लोगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए क्वेश्चन आवर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगी और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। टीकम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपने 3 साल के कार्यकाल को बखान करते हुए खूबियां गिना रही है, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इन 3 वर्षों में सरकार ने क्या कुछ बदलाव किए हैं? टीकम जी। देखिए भाटिया जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और इनके मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1.5 वर्ष आपका पिछला भी था। आपका पूरा ही कार्यकाल 5 साल का हो चुका है, जिसमें कि 6 महीने की आचार संहिता रहती है बीच में, तो वो करीबन 5 साल का हो गया है। और 5 साल में हम ये कहना चाहते हैं, आप युवा मुख्यमंत्री थे, आपके 1500 जो स्कूल जो बंद हुए, जिसमें 2 से 5 बच्चे हैं, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर क्यों बंद हो रहे हैं? आखिर आपने इस पे क्या नीतियां बनाई? यही तो हमें दर्द है, यूकेडी को इसी बात का दर्द है कि आपने अभी तक उस पर नीतियां नहीं बनाई। अभी तक जो रावत जी ने कहा, वीरेंद्र रावत जी ने कहा, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, सही जो बातें हैं वो अभी बातें ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब इसमें हम कहना चाहते हैं, रोजगार की जो बात करते हैं, आपने कुटीर उद्योगों का कितना जाल बनाया 5 साल में, ताकि जनता आपको आगे भी मौका दे।
और आपने जो नए डेस्टिनेशन बनने थे जहां लाखों लाख लोगों को हमने रोजगार देना था, वो नई दिशा कहीं नहीं दिख रही है। कोई भी सरकार आती जा रही है और ये काम बिल्कुल जीरो हो रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड आगे कभी बढ़ नहीं सकता जब तक ये काम नहीं होंगे। और स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो अभी क्यारा गांव तक, गांव में ये उदाहरण है, वहां अभी पगडंडियों से ही लोग जा रहे हैं अभी भी। और अभी एक दूसरा उदाहरण भी है, जो एक प्रसव के लिए, पीड़ा के लिए एक लेडीज थी बेचारी को, उसको पगडंडियों से लेके आए लोग गांव से, और रास्ते में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आपने 5 वर्षों तक क्या किया? आप 3 वर्षों का क्यों गुणगान कर रहे भाई? आप पूरे 5 वर्ष क्यों नहीं गिन रहे? आपको तो पूरा टाइम मिला है। और हम कहते हैं जैसे कृषि की अभी इन्होंने भी बात की, आपने कहा था कि 2025 तक दुगुना करेंगे भाई आय, तो कौन सी आय दुगुना कर दिया आपने? आपने बबेजा जैसे महापुरुष पैदा कर दिए, विदेशों से पेड़ मंगाए और उसमें दलाली करके आपने उसमें रफो दफा करने का काम किया। तो क्या इस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो दर्द है, ये दर्द जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब तक उत्तराखंड किसी भी हालत से आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि जनता आपको मैंडेट दे रही है तो आपको काम करने पड़ेंगे, और ये काम आपने नहीं किए, इसलिए आज जनता आपको अब नकारने जा रही है। जो अभी अभिषेक भंडारी जी ने भी कहा कि लोग मीटिंगों से भाग रहे हैं, तो वो इसीलिए भाग रहे हैं। कानून व्यवस्था को देखो आप, कानून में अंकिता जैसे कांड जिसमें आप जो हमारे दोषी हैं उनको बचाने का आप काम करते हैं, 120B का मुख्यमंत्री खुद उल्लंघन करवा रहे हैं। तो 120B को हम ये कहते हैं, ये बहुत बड़ी धारा नहीं होती, लेकिन सत्ता पर बैठा सत्ताधीश जिसके अंदर पूरा उत्तराखंड का जो पावर आता है, यदि वो इसका उल्लंघन करता है, वो 2 मिनट तक इस पे भी काबिज नहीं रह सकता। तमाम मैं भाटिया जी थोड़े से 2-3 बिंदु है, मैं इस पे और अपनी बात करना चाहूंगा। और ये जो ये नागरिक संहिता की आप बात कर रहे हैं, तो जो नागरिक संहिता है, तो नागरिक संहिता भी तो ये कहती है, फंडामेंटल राइट में भी इसमें अलग अलग सभी को ये विधान दिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट में जो अधिकार है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो समान नहीं होते हैं, तो फंडामेंटल राइटों में इसको अलग अलग अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब यहाँ शहरों के लोग केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधा लेते हैं, तो गांव का लोग क्यों नहीं वही ले रहा केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधा? आपने ये क्यों व्यवस्था नहीं बनाई 5 वर्षों में? आप बताइए लोगों को। एम्स जैसी व्यवस्था, यूनिटें आपने क्यों नहीं खोली? ये बताइए। ये जब आप यूसीसी की बात करते हैं तब हम ये बात कर रहे हैं। आप जब यूसीसी की बात करेंगे तो ये सुविधाएं पहले आपको बिल्कुल बरकरार बनानी पड़ेगी, तब आप ये बात कर सकते हैं। शहर, जो लोग शहरों की तरफ आया, वो शहरों की तरफ रोजगार के लिए क्यों आया जब आपने रोजगार नहीं बना पाए आप गाँव में? बिल्कुल, ये तमाम जो समस्याएं हैं, इसके लिए आप बिल्कुल उदासीन रहे, जिसमें काम नहीं हुआ। और रही डेमोग्राफी की आप बात करते हैं, डेमोग्राफी में जो यूसीसी में आपने जो 2 प्रावधान, आप एक तो लिविंग इन रिलेशन वाला आपने लाए, तो ये तो आपने उन्माद तो पैदा कर दिया। जो हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, इनके दोनों के ही अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये दोनों आपस में बहुत ही कड़ी समस्याओं में ही कोई करता है शादी, नहीं तो ये बिल्कुल विवाद का कारण बनता है, क्योंकि हमारे जो समाज है वो दोनों के बिल्कुल डिफरेंस है। तो ये तमाम आपने उन्माद पैदा करने के काम कर रखे हैं, और जो ये कानून वापिस लेने चाहिए। और डेमोग्राफी आप देखिए ना, उधम सिंह नगर में पिछले 10 वर्षों में 43% लोग बाहर ही आए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। और दूसरा शहर देहरादून, जिसमें 42% बाहर से आए हैं। ऐसे ही नैनीताल है जिसमें 41% है, और जो हरिद्वार है इसमें भी 39% के आसपास है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ये आपको सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो आपको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्षों तक लोगों ने देख लिया है, अब ये परिवर्तन बिल्कुल निश्चित है। ये हम जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ जाइए। जिस प्रकार से तमाम उत्तराखंड के अंदर रोज आए दिन घटना हो रही है, लोगों को जो सैनिक बेचारे हमारे जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है, उनके घरों में मारपीट होके उनको मार दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, इसमें आप बिल्कुल ठीक है जी। आपके तमाम सवालों का जवाब मैं अभी संजीव जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले उमा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब राज्य गठन को 25 साल होने को हैं। अब ऐसे में क्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो सरकार ने तमाम दावे किए थे, क्या वो 3 साल के कार्यकाल को अगर एक बार रिकैप में देखा जाए तो क्या उन मूलभूत सुविधाओं पर काम किया गया है? देखिए, उत्तराखंड का जो गठन हुआ है और हमारी मातृशक्ति ने जो अपनी शहादत दी है, अपनी अस्मत की कुर्बानी दी है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था, सबसे बड़ा जो कारण था, वो खुद मातृशक्ति थी। मातृशक्ति जिनको चिकित्सा सुविधाएं चाहिए थी, जिनको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए था, जिनको अपने बेटे बेटियों के लिए अपने कॉलेजेस चाहिए थे, जिनको अपने ही गांव में और अपने ही आसपास अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए थी, उससे ज्वलित होकर हमारी माताएं बहनें सड़कों पर निकली और हमें लगा कि उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो हमारी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चों को आसपास में रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, इन 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ।
इन तीन मुद्दे वो थे जिन पर माताएं सबसे ज्यादा उद्वेलित थी और सबसे ज्यादा वो उन्होंने बाहर निकली और ठीक है। उन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य की स्थापना कराई, ये सब लोग जानते हैं। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, जिसमें धामी जी के भी लगभग 4-4.5 साल का उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें इस समय यहाँ पर है, मेयर भी आपके और मुख्यमंत्री जी भी आपके, प्रधानमंत्री जी भी आपके। ठीक, डिनाई नहीं कर रही हूँ, जनता ने आपको मैंडेट दिया बिल्कुल। है, जनता ने आपको सिर माथे पर बिठाया है, जनता ने आपको चुना है, तो आपको कोई जिम्मेदारी जनता ने दी है। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ ये है उत्तराखंड के एक आम नागरिक होने के नाते कि क्या आप मुख्यमंत्री धामी जी इन 3 मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएंगे कि मैंने कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस मैंने बनाए, कितना मैंने पलायन रोका, कितना मैंने गांव में रोजगार दिया, कितना मैंने अपनी महिलाओं को, माताओं बहनों को हमने चिकित्सा सुविधाएं जो है हमने अप्लाई कराए। बिल्कुल उमा ये जी। 3 मुद्दे, इसके अलावा आपने इन्वेस्टर समिट में पैसा खराब किया, कितने इन्वेस्टर्स आप लोगों ने मैकेंजी रिपोर्ट करी, आप लोगों ने 1 साल में कह दिया कि उत्तराखंड में जो भी कोई 1 साल में रहेगा वो यहाँ का स्थायी नागरिक हो जाएगा। मैं उन पर बात ही नहीं कर रही हूँ, मेरे भाई बंधु ये बहुत कुछ उस पर बोल चुके हैं। मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं के मुद्दे पर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ की नागरिक हूँ तो मेरे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, मुझे चिकित्सा मिल रही है, मेरे बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है। मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हो इन 3 मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट मेरे सामने पेश करें तो हम लोग समझेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ कार्य किए हैं। सिर्फ ये लफाजी, सिर्फ ये छोटे छोटे जुमले कि मैंने लव जिहाद, मैंने थूक जिहाद, मैंने फलाना, मैंने ढिकाड़ा, इससे उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला है। जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर मुख्यमंत्री जी को बात करनी पड़ेगी। ठीक है उमा जी। संजीव जी अब आपके पास ही आना चाहूंगी। 3 साल की आप लोगों ने बात की, उसमें अगर 3 साल को हम लोग देख रहे हैं लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर दूर दराज तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं, अगर मैं झूठ कहूंगी तो आप मुझे टोक सकते हैं, नेशनल टेलीविजन पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, अस्पताल नहीं है पहाड़ों में। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को कितनी दिक्कतें होती हैं एक महिला ही पहचान सकती है, जान सकती है। तो ऐसे में अस्पताल नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है। तो ऐसे में जब मूलभूत सुविधाओं पर ही पूरे राज्य का गठन किया गया था, अब वही चीजें नहीं होंगी तो 3 साल बेमिसाल क्या यहाँ पर दर्शाता है? आप बताइए। तमाम कार्यक्रम हम आयोजित कर लेंगे, सरकार का बखान कर लेंगे, उपलब्धियों का, यूसीसी का कर लेंगे, जो कि हमारे लिए कानून है, लेकिन आखिरकार मूलभूत सुविधाओं से ही अगर लेस यहाँ पर देखने को मिलेगा राज्य, तो कैसे विकास करेगा? देखिए, आपने सबसे पहली बात स्वास्थ्य की करी। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपको। 2016 तक यहाँ पर 874 डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य बेड़े में थे कुल मिलाकर। आज की तारीख में 3520 डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तमाम तरह के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तमाम हमारे जितने भी जिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर तैनात किए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे CSC PSC सेंटर्स 2016 तक तमाम CSC PSC सेंटर्स फार्मासिस्टों की देख रेख में छोड़ दिए गए थे, एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिए गए थे। तो वहाँ पर डॉक्टरों का बुरी तरह से अभाव था। और आज की तारीख संजीव जी, जब आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा, जब अस्पताल नहीं है तो प्रसव पीड़ा के दौरान यहाँ पर महिलाओं की मौत क्यों हो रही है? आखिरकार उन्हें यहाँ देहरादून क्यों आना पड़ता है अस्पतालों में अपने इलाज कराने के लिए? अगर अस्पताल ही वहां पर होंगे तो फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखिए, मैंने कहा मैं जिला चिकित्सालय और CSC सेंटर PSC सेंटर, CSC सेंटर PSC सेंटर जो विकास खंडों में, तहसीलों में और दूर दराज के क्षेत्रों में जो एक तरह से डिस्पेंसरी हम जिनको बोलते हैं या छोटे चिकित्सालय, उन तमाम जगहों पर पर्याप्त डॉक्टर्स आज के तारीख में उपलब्ध हैं। तमाम तरीके की दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध हैं और जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो 80% से 90% तक सस्ती दवाइयाँ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। और 5 मेडिकल कॉलेजेस हमारी सरकार के द्वारा नए बनाए गए हैं और तमाम तरीके के जितने भी इक्विपमेंट्स अत्याधुनिक
होने चाहिए। आज हम चाहे उसमें हम सीटी स्कैन की मशीन बोलें, एमआरआई की मशीन बोलें, एक्सरे मशीन बोलें और तमाम तरह की संजीव जितने जी भी ये वो सरकार चाहिए बता रही है, ये सरकार, लेकिन जो आगे निशि- वहां पर निशि- अस्पतालों का, निशि- संजीव जी हमने जमीनी हकीकत देखी है, वहां पर अस्पतालों में ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आखिरकार सरकार जो चीज के लिए अलॉटमेंट कर रही है, बजट पास किया जा रहा है अस्पतालों में ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तभी तो ये दिक्कतें आ रही हैं। आखिरकार बीच में ये घोटाला भ्रष्टाचार कहां जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित जी, देखिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी जो सरकार की योजनाओं को, परियोजनाओं को पलीता लगाने का काम करेगा, लापरवाही करेगा, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करेगा, उसकी जगह केवल और केवल जेल खाना है। जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार पहले भी करती रही है। यूके ट्रिपल एससी की जो भर्ती घोटाले में 50 से अधिक कर्मचारियों को और ऐसे लोगों को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज युवाओं के अंदर एक जो आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है, वो उन्नत उत्तराखंड की और हर व्यक्ति देख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयं युवा हैं, एक युवा सोच रखते हैं, मजबूत इरादे रखते हैं, वो लगातार उत्तराखंड कैसे देखिए युवा मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक तरफ ये कहती है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि युवा ही बेरोजगार है, उत्तराखंड का युवा ही बेरोजगार है। युवा मुख्यमंत्री चुना इसलिए गया था कि आखिरकार युवाओं के भविष्य के लिए कुछ सोचा जाएगा। संजीव जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, अब मैं अभिषेक जी से जान लेती हूँ। अभिषेक जी। धन्यवाद मैडम। पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये आपने 3 साल की उपलब्धियां बताई, 5 साल की उपलब्धियां तो छोड़ो, 3 साल की जो उपलब्धियां हैं, आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उनका विकेट गिरा। रितु खंडूड़ी जी, गणेश जोशी जी, कितना दागदार उनका कार्यकाल रहा। अभी सैन्य दाम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है। आप पूरे प्रदेश के जितने जितने शहीद सैनिक हुए हैं, उनके घर घर जाके आपने मिट्टी लाए, और यहाँ पे राजपुर में पुरवल गांव में जाके आपने इतना बुरा हाल कर रखा है। जरा आप जाके देखिए सहकारिता घोटाला, सहकारिता में इन लोगों ने किस तरह से अपने लोगों को, आज हर आदमी बोल रहा है कि मेरे 10 लाख 15 लाख 20 लाख खुलेआम बोल रहे हैं कि हमने दिए हैं, उसके बावजूद भी मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज हमारे वरिष्ठ नेता हैं गणेश गोदयाल जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को, और बोला है अगर इस पे जांच नहीं करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से फिर दोबारा, चाहे अनशन हो चाहे जो भी हो। मैं आपको बता रहा हूं, इनका एक अमृतकाल और चल रहा है। 11/3/2025 को हाई कोर्ट में अंकिता भंडारी के लिए जो सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, हत्याकांड हुआ था, आपको कितना चर्चित हुआ, इन्होंने कई मामले दबा दिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। किस तरह से हाई कोर्ट, अब हम उनको माननीय बोल रहे हैं, ठीक है माननीय है। दूसरी बात, नैनीताल दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा, उस पे पाक्सो जैसे एक्ट लगे हुए हैं, जेल में है, पता नहीं कितने 4-5-6 महीने से जेल में है, और हाई कोर्ट से उनको अनुमति मिल गई कि वो जेल में अपना बोर्ड की बैठक ले सकते हैं। 4 धाम यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपका 4 धाम में सबसे बड़ा वो होता है बीकेटीसी, बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति। इतना बड़ा दागदार, आज तक जितना बड़ा दाग इसमें लगा, शायद मुझे नहीं लगता है कि आप उठा के देखेंगे कभी कोई दाग लगा होगा, इतना बड़ा दाग लगा। इनके जितने भी मंत्री हैं, चाहे अब प्रेमचंद्र जी तो रहे नहीं, रितु खंडूड़ी, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, मैं सिर्फ एक सौम्य मंत्री है सौरभ बोगड़ा जी, अदरवाइज सबके इतना दागदार कार्यकाल है, और बखान इस तरह से कर रहे हैं, पता नहीं ये अमृतकाल ले आए होंगे। जिस तरह से अभी इनका सेनापति महेंद्र भट्ट किस तरह से जनता को धमका रहे हैं कि हम इनको चिन्हित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या आप, मैं थोड़ा मेरी बात को कंप्लीट, आपने पहले मेरे को पूरा टाइम नहीं दिया, मैं आप बोलिए। एक मंत्री, और मानी मंत्री तो सारे जितने दाग एक दिन किसी दिन चर्चा हो जाएगी वो बता दूंगा, लेकिन गणेश जोशी जी, आय से अधिक मामले में इन पे तय हो रखे हैं मुकदमे, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, नहीं तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
इन्होंने सैन्य धाम को किस तरह से बर्बाद कर दिया। एक आज रेस कोर्स में जाओगे, शक्तिमान पेट्रोल पंप हुआ करता है, एक घोड़ा मारा गया था और उस घोड़े को मारने में सबसे बड़ा हाथ गणेश जोशी का है। कहां चले गई इनकी मेनका गांधी जो पशुओं के लिए इतना पीछे पड़ी रहती हैं। भाई आपको अपने ये थोड़ी नहीं कि मेरा आदमी है तो उसको बचा लो, उसको आंख बंद करके सब कुछ देख लो। एक इनके पूर्व मेयर हुआ करते थे, चाउमीन की ठेली लगाते थे, आज 1000 से ज्यादा करोड़ के मालिक बन गए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है भाई भाजपा के पास कि चाउमीन का ठेली लगा लगा के आप 1000 करोड़ के मालिक बन गए। और इनके यहाँ ऐसा नहीं मैं ये कि अच्छे आदमी नहीं है, मुन्ना सिंह चौहान जी ने इनको विधानसभा में किस तरह से ये बताया कि आप जैसे यहाँ पे हम अपना रिजर्वेशन किस तरह से, जैसे कोई बाहर का आदमी आता है यहाँ पे उसको रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाए। मुन्ना सिंह चौहान जी को 2 बार माफी मांगनी पड़ी। उसके अलावा मैं कई लोग जैसे अभी दिलीप रावत जी हैं, जिसका नाम लूंगा उसको इन्होंने दबा के रखा। और प्रोजेक्ट बता रहा हूं, नमामि गंगे एक योजना थी, स्वाहा। आपने स्मार्ट सिटी एक स्वाहा, 1700 करोड़ स्वाहा। जब से ये बोल रहे हैं, नहीं जब से ये बोल रहे हैं, अभी इन्होंने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र छेड़ा। इन्होंने अभी तक कोई भी विकास की बात करी? इन्होंने ये बोला कि उत्तराखंड का विकास कैसे होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का उसमें क्या योगदान हो सकता है? बोला क्या? मेरे भाई जो हमने किया, हमने जो किया हम तो वही बता रहे हैं। आप खुद जो ग्राउंड जीरो पर काम हुआ है आपको पर्याप्त समय दिया गया कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन आपने अपनी पहले मेरे भाई आप नहीं आपने पहले चर्चा में आपने खुद बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना गुणगान कर रहे हैं। कोई आदमी अपना गुणगान खुद करेगा क्या? बोलने के अलावा जनता से काय को भाग रहे हैं, झूठ बोलने के जनता काय भाग अलावा रही है आपसे। चलती फिरती झूठ की दुकान है, आप चलती फिरती झूठ की दुकान है, चलती फिरती झूठ की दुकान है। से देहरादून ऋषिकेश पहुंच जाओ, आप बोले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनना चाहिए। देखिए विकास को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों के यहाँ पर लड़ने से कुछ नहीं होगा, विकास में कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। संजीव जी, अभिषेक जी, यहाँ पर लड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको नेशनल टेलीविजन पर हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक एक करके आप दोनों को मैंने पर्याप्त समय दिया। रुकिए, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, अपना अपना पक्ष रखने, आप इस तरीके की यहाँ पर बहसबाजी करेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जो एक तरह से लाइफ लाइन का काम करता है। देखिए समय बहुत कम है, मुझे फाइनल कमेंट लेने दीजिए। ठीक है संजीव जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था, अब सुनिए, आप औरों को भी सुनिए। जब सत्ता में बैठा जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक, देखिए आप इस शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। सब उत्तराखंड के वासी हैं यहाँ पर मौजूद, आप किसी को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ठीक है संजीव जी, ठीक है अभिषेक जी, मैंने आप लोगों को पर्याप्त समय दिया है, समय की बहुत कमी है, इसलिए फाइनल कमेंट लूंगी मैं। टिकम जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में विकास कार्यों की लगातार हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो आखिरकार किन विकास कार्यों की बात, जिस तरीके से धामी सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल के लिए कह रही है कि हमने ये करा, हमने वो करा। अभी आपने देखा अस्पतालों की सुविधाओं को लेकर संजीव जी ने बताया है कि ये हमने अलॉटमेंट्स किए हैं, तो आखिरकार क्या सच में जमीनी हकीकत यही देखने को मिलती है? देखिए भाटिया जी, यही इसी बातों पे हम आने वाले हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, परिवहन में मरचुला जैसी घटनाएं होती है, यहाँ जाम का जाम रोज बना हुआ है, कब सुधरेगी भाई? आपको पूरे 5 साल हो चुके हैं, नहीं सुधरी आपकी। चक्राता आपने 6 से 7 जिले बनाए, चक्राता क्यों जिला नहीं बनाया भाई आपने? क्यों आपने ये भेदभाव का काम कर रहे हो आप? चक्रोता को जिला क्यों नहीं बना रहे आप? 200 किलोमीटर त्यूनी है यहाँ से देहरादून से, तो आप बताइए यहाँ से देहरादून से आप कर्णप्रयाग तक चले जाइए, 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो क्या चक्रोता जिला नहीं बनना लगता? मतलब ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? जो आप तो चुन चुन के जिलों पे जा रहे हैं, ये चक्रोता को जिला आप घोषित करिए, ताकि ये हमारा जो जिला पंचायत है सीधा चक्राता बैठे और डीएम वहाँ पे बैठे, ताकि वहाँ का भी विकास हो सके। ये भेदभाव वाला सीन नहीं चलेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे गढ़वाल की जो हमारी खेती है, ये कह रहे हमने काम किया है 5 वर्ष तक, ये खेती बंजर हो गई। आपने उस पर क्या उपाय किए भाई? आपने जो हमारे गाँव है वो खंडर हो चुके हैं, उसको आपने समाज को बचाने के लिए क्या उत्थान करने के लिए क्या काम किया आपने? आप 5 वर्षों में आपको पूरा मौका मिला है, आप ये नहीं कह सकते आज जनता को कि मुझे मौका नहीं मिला। पूरे 5 वर्ष मिले हैं और युवा थे आप कर सकते थे। और आप 1 वर्ष में यहाँ पे
रहने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सशक्त भू कानून की बात करते हो। किस दुनिया में जी रहे हो मुख्यमंत्री जी? सशक्त भू कानून बन सकता है जब वो 1 साल में यहाँ का आप उसको निवासी बना दोगे, वो तो कोर्ट में चले जाएगा और हमें सारे पूरे प्रदेश को कटघरे में खड़ा करेगा अपने अधिकारों के लिए। क्या कर लोगे आप उसका? तो ये तमाम जो विषय हैं इस पे आपको काम करना पड़ेगा। जोशी मठ कब से चिल्ला रहा है, अभी तक आपने जोशी मठ का जो मुआवजा है अभी तक वो ठीक से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ बैठ के इसकी बातें ना करें, लोगों की बातें ना करें? तो ये आपको काम करने पड़ेंगे और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप हटिए, कोई और आएंगे, नौयुवान लोग हैं वो आएंगे। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूं, यदि ये लोग 5 वर्ष के बाद भी ये नहीं सुधर पा रहे हैं, 2 कार्यकाल के बाद नहीं सुधर पा रहे हैं, तो इनको हटाने का काम करिए। नौयुवा बहुत हैं जिन्होंने पहले भी कुर्बानियां दी और आगे भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ठीक है उमा जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। उमा जी देखिए, मैं सिंपली सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं जिनके ऊपर उत्तराखंड का राज्य का गठन हुआ है, सरकार उन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप उसके अलावा तमाम मुद्दों पर आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप कोर ऑफ द हार्ट जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में सरकार विफल हुई है। इससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी और तमाम तीरथ सिंह रावत जी का भी कार्यकाल रहा, आपका भी कार्यकाल है। लगातार 2 बार से आप लोग यहाँ पे सत्ताधीन है, आपको जनता ने चुना है। लेकिन पिछले 8 सालों में, मैं पिछले 5 साल और अब के 3 साल, इन 8 सालों में बीजेपी सरकार एक भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे कि आम जनता ये कह पाए कि हाँ हमारी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, हाँ मुझे डॉक्टर्स मिले हैं, मुझे अच्छे स्कूल मिले हैं और मेरे बच्चों को रोजगार मिला है। और सिर्फ ये कहना कि हमने सिलकियारा टनल में हमने 41 मजदूर बचाए, बहुत अच्छा आपने कार्य किया, लेकिन क्या सिलकियारा टनल के जो कल्प्रिट्स थे आपने उनको कोई सजा दी? मेरे को बता दें, अभी संजीव वर्मा जी बैठे हुए हैं कि सिलकियारा टनल का जो कांड था वो जिन लोगों की वजह से हुआ, क्या आपने उनको सजा दी? तमाम विपक्ष, तमाम मीडिया उस समय भगवान से हम लोग प्रार्थना करते रहे, आप लोग भी प्रार्थना करते रहे कि किसी तरह जिंदगी बचे और जिन लोगों की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया उन लोगों को सजा मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला कि हाँ मैंने उन लोगों को सजा दिया जो जेल के सलाखों के पीछे है और मैंने फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जिन लोगों ने इस तरह का कांड किया। कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट पूरा प्रदेश चढ़ा हुआ है। आप छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी पीठ थपथपाते रहिए, आप कहते रहिए कि मैंने भू कानून दिया। 1 साल में जिस व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को आप उत्तराखंड का नागरिक घोषित करने वाले हैं, तो आप मुझे बता दीजिए भू कानून की क्या अहमियत रह गई है? आप सिर्फ चाशनी में लपेटकर, शब्दों की लफाजी में लपेटकर इस तरह के मुद्दों को जनता के सामने प्रेषित कर रहे हैं और जनता जो मूल मुद्दे हैं जिन पर उत्तराखंड बना आज भी जस के तस खड़े हुए, चाहे उत्तराखंड 25 साल का इसी पर फाइनल कमेंट ले लेती हूँ संजीव जी से। आपकी सरकार में लगातार हो चुका है, इससे पहले भी आपकी सरकारें रही है, लेकिन सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना, सिर्फ जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ मुद्दों को रख देना। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं संजीव वर्मा। ठीक है उमा जी। संजीव जी 10 सेकंड में अब अपनी बात खत्म कीजिएगा, फाइनल कमेंट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहा है, जिस तरह से 80,000 करोड़ की डेवलपमेंट की स्कीम्स और लगातार नए नए उद्योग यहाँ पर लग रहे हैं, लाखों की संख्या में हमारे युवाओं को उससे रोजगार मिल रहा है। और जो पलायन की एक समस्या लगातार कई वर्षों से मुंह बाए खड़ी थी, उसके ऊपर एक प्रभावी रोक लगाने का काम भी हमारी सरकार में हो रहा है। और होम स्टे की बात हम करें, सोलर की बात करें, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फल पट्टी और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके ऊपर सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और उत्तराखंड को की जीडीपी को डबल करने की दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। किसान को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पर देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और गन्ना मूल्य का भुगतान उसी पेराई सीजन में करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जिस समय की बहुत कमी है, हमें इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, अब उत्तराखंड में धामी सरकार अपने 3 साल बेमिसाल का जश्न मनाने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। पूरा विपक्ष एकजुट है, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी बेमिसाल के गीत गा रही है। आखिरकार जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है, कितना विकास हुआ, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए H9 24/7। नमस्कार।